tried so hard and got so far. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरीज डिस्कस की थी, उनके नेम डिस्कस किए थे और आगे कुछ थ्योरीज हमारे पास रह गई थी, वो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो इसमें नंबर 1 हमारे पास जो थी वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अब इसमें हमने सेकंड नंबर पे देखना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सोसाइटी इज़ अ सिस्टम। सोसाइटी क्या है? हमारे पास एक सिस्टम है। सोसाइटी इज अ सिस्टम, ठीक है, सिंपल, एंड इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। और इसके क्या हैं? मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स। और ये पार्ट्स क्या करते हैं? मिलकर, ठीक है, मिलकर काम करते हैं। किस चीज़ पे? टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी इन सोसाइटी। ये क्या करते हैं? वर्क टुगेदर फॉर मेंटेन स्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद क्या है कि एक था साइंटिस्ट, उसका नाम है पार्सन्स। उसने 1951 में डिस्क्राइब किया था सिक-रोल को, ठीक है। उसने ये सिक-रोल थ्योरी जो है ये डिस्क्राइब की थी। क्या नेम बताया है? पार्सन्स 1951 में उसने एक्सप्लेन किया सिक-रोल को, ठीक है। सिक-रोल थ्योरी उसने एक्सप्लेन की, जिसमें उसने बताया कि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेशेंट क्या है, ठीक है, या फिर उसने बताया कि राइट्स क्या हैं, ठीक है, राइट्स ऑफ पेशेंट क्या हैं, ठीक है। और इस तरह उसने हमें ये चीज़ें बताई कि जो हमारे पास पेशेंट होते हैं उनके साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, ठीक है, बिहेव कैसा होना चाहिए। और उसने एक और चीज़ भी डिस्कस की कि सिक रोल में ना पेशेंट को चाहिए कि वो अपने आप को कैसे फील करे कि अब मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ। यानी कि अगर वो ठीक हो भी रहा होता है तो अक्सर पेशेंट होते हैं कहते हैं नहीं अभी तक मैं बीमार हूँ। यानी कि वो अपने आप को भी ये फील करवाए कि नहीं ठीक है अब मैं बेहतर फील हो रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उनका ये भी हक है कि पेशेंट को कभी भी जो है ना जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि ये पेशेंट का कसूर है सिक रोल में, ठीक है। तो ये उसने थ्योरी पेश की थी 1951 में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है उसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है ये कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन की, डिस्क्राइब की, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक जो है हम ये देख सकते हैं कि कैसे पावर और इनइक्वालिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है? हेल्थ आउटकम को इफ़ेक्ट कर सकती है। यानी हाउ पावर, एक मिनट, हाउ पावर एंड इनइक्वालिटी how power and inequality affects health outcomes, ठीक है, सिंपल, ठीक है। यानी कि इसमें हम डिफरेंट हेल्थ डिस्पैरिटीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में चल रही होती हैं, ठीक है। और ये हेल्थ डिस्पैरिटीज़ किस वजह से चल रही होती हैं? सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से।
हम क्या चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, हेल्थ डिस्पैरिटीज़। और ये हेल्थ डिस्पैरिटीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, और सॉरी किस वजह से होती हैं, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की वजह से, ठीक है। जिसका अगर इसमें हम ना एग्जांपल ये ले सकते हैं, जिसका सोशल स्टेटस हाई होगा, ठीक है, जिसका सोशल स्टेटस हाई होगा वो अपॉर्चुनिटी भी क्या लेगा, हाई लेगा, ठीक है। यानी कि वो अपनी सहूलियात को बेहतर से बेहतर कर सकता है। लेकिन जिसका सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, लो होगा, उसके पास हेल्थ जो हमारे पास डिस्पैरिटीज़ हैं उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी सिंबॉलिक इंटरैक्शन। क्या है सिंबॉलिक इंटरैक्शन? सिंबॉलिक इंटरैक्शन में जो मेन फोकस होता है ना वो होता है मीनिंग्स पे एंड इंटरैक्शंस पे। किन के मीनिंग्स और इंटरैक्शन पे? यानी कि जो लोग जिन पर एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जिनकी हेल्थ पे एक्सपीरियंस हो चुका होता है। आगे फिर ये कहता है कि और ये क्या करता है, सोशल परसेप्शन को शेप देता है, ठीक है। फोकस ऑन मीनिंग्स एंड इंटरैक्शंस। मीनिंग्स एंड इंटरैक्शंस पे। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, ठीक है, और वो बिल्कुल सेहतयाब होकर चला गया, तो उसको क्या है, एक उम्मीद है, उसको होप है कि यहाँ पर जो भी बीमार हो वो आकर ठीक होकर ही जाता है। यानी कि आइंदा जब भी वो बीमार होगा तो उसको उम्मीद होगी, उसकी उम्मीद क्या होगी, वो हॉस्पिटल होगी। और नंबर 2, हमारे पास उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, ठीक है, जिसका कोई ना कोई अजीज़ अगर इस दुनिया से चला गया हॉस्पिटल के अंदर ही, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी उम्मीद बिल्कुल टूट जाएगी, ठीक है, वो परेशान हो जाएगा और वो होपलेस होगा, ठीक है, कि यहाँ पर इलाज ठीक नहीं होता, यहाँ पर डेथ चांसेस ज़्यादा हैं। उसका दिल दोबारा मुतमिन नहीं होगा कि मैं दोबारा उस हॉस्पिटल में जाऊँ, ठीक है। ये था सिंबॉलिक इंटरैक्शन। उसके बाद हमारे पास है जी फेमिनिस्ट थ्योरी। बहुत ईजी है, नेक्स्ट हम रेज करके इसको डिस्कस करते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है? फेमिनिस्ट थ्योरी ये है कि ये हाईलाइट करती है जेंडर को। किस चीज़ को हाईलाइट करती है? जेंडर को। हाईलाइट जेंडर, यानी कि जो हमारे पास वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वही हमारे पास मैन को देनी चाहिए, ठीक है। या जो हमारे पास मैन के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो एक आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो ही हमारी सोसाइटी में हमारी फीमेल्स को भी मुहैया करनी चाहिए। तो ये चीज़ थी फेमिनिस्ट थ्योरी, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करके जेंडर इक्वालिटी की तरफ लेकर आएँ कि हमारी सोसाइटी में औरतों का भी बराबर हक है। यानी कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसमें जिस तरह मेल अप्लाई कर सकते हैं उसी तरह फीमेल भी अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। उनको भी हमें अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो भी अप्लाई कर सकें। यानी जो सीट, जो भी अपॉर्चुनिटी है सोसाइटी में वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी को क्या करता है? ख़त्म करता है। जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो, अच्छा, अब इसका इम्पेक्ट जो होगा हेल्थ पे वो हम मेडिकल सोशियोलॉजी की तरफ रिलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक फ़ीमेल है उसकी ग्रेजुएशन है और एक मेल है उसकी ग्रेजुएशन है,
मेल को जॉब जो है वो जल्दी मिल जाती है, लेकिन जो फीमेल है उसको जॉब जो है वो जल्दी नहीं मिलती। अब जो जॉब का रिलेशन है डायरेक्टली वो क्या है, हमारे इकोनॉमिक स्टेटस से है। यानी जो जॉब लेस होगा उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो क्या होगा, पुअर होगा। जब इकोनॉमिक स्टेटस उसका पुअर है तो उसकी हेल्थ पे भी ये काफ़ी असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो वो स्ट्रेस में चली जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड, उसका जो अपना सर्कल है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड आगे हमारे पास है जी क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें भी ना हमने दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। वो क्या है, वो है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। एंड इकोनॉमिक फैक्टर ये कैसे अफेक्ट होते हैं हमारी सेहत पर, ऑन और हेल्थ, ठीक है। जैसे कि मनी है या पावर है, इसका रिलेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी या पॉलिटिकल इश्यूज़, तो इस वजह से भी हमारी जो हेल्थ वो है वो क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। यानी कि अगर एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में वो ज़्यादा बेहतर से होता है। अगर एक गरीब बंदा है वो बेचारा लाइन में लगा रहता है। तो ये था क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। और इसका जो मेन फोकस है ना वो हेल्थ प्रॉब्लम और सोशल इंटरेक्शन पे होता है। मेन फोकस होता है हेल्थ प्रॉब्लम एंड सोशल इंटरेक्शन। एंड सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। एंड अब हमारे पास लास्ट है इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी ये क्या होती है। इसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ इंडिविजुअल, फैमिलीज या स्कूल्स और वर्क प्लेसेस अफेक्ट्स हेल्थ, ठीक है, या हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कि एक हमारे पास बच्चा है वो स्कूल जाता है तो उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो वही एज है जो वो स्कूल जाने वाली एज है। तो वो उसकी सेहत पर कैसे असरअंदाज कर सकती है, हाउ इंडिविजुअल फैमिलीज फैमिलीज़, जैसा कि स्कूल है या अदर वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पर वो खेलता है, या ये किसी आम पर्सन के लिए भी हो सकती है चिल्ड्रन के अलावा, कि वो किसी शोबे के साथ उसका ताल्लुक है, वो वहाँ पर जॉब करता है, तो उसकी जो सेहत है वो कैसे असरअंदाज हो सकती है, ठीक है। और इस थ्योरी के मुताबिक ना हम ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ इज़ अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस एट मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। हेल्थ इज़ अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड मल्टीपल लेवल्स इंक्लूडिंग, जिसमें कम्युनिटी आ जाती है, सोसाइटी आ जाती है, एनवायरनमेंट आ जाता है। क्या आ जाती है, कम्युनिटी आ जाती है और सोसाइटी आ जाती है, और क्या आ जाता है जी हमारे पास इसके अलावा एनवायरनमेंट आ जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जिससे हमने ये नाम दिया ओवरव्यू ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी थ्योरीज। हमने कुछ 7 से 8 डिफरेंट किस्म की थ्योरीज डिस्कस की हैं और उनका मेन पर्पस डिस्कस किया है कि ये किस किस के लिए थ्योरीज एक्सप्लेन की गई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में आपके साथ शेयर कर देंगे, अपलोड कर देंगे। वो हमारा होगा रिसर्च पे, तो और लास्ट जो होगा वो डिबेट्स पे होगा। तो इस तरह हमारा यूनिट 3 ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी हमारे लेक्चर की। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगर ज़िंदगी रही तो।
अल्लाह हाफिज़। In the still of the